नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के बारे में। Now before starting this lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy has come up with new batches for UPSC CSE 2022-2023 which are starting on 10th of March. Also for UPSC Prelims 2021 there are batches. These batches are bilingual. The complete syllabus coverage for prelims comes means will be there. NCERT plus prelims test series will also be provided there. Ultimate UPSC CSE 2022 batches starting on 10th of March 2021. So these are both in English, bilingual as well as in Hindi. So there are also 2 years of batch course for UPSC CSE 2023. So start your preparation early. So you can also get your plus subscription plus iconic subscriptions for also the optional subjects as well. You just have to apply the code ARPITA10 ARPITA10 and proceed to pay just like given in this image. Now today we'll be talking about Indian agricultural land reforms. Now the question arises that what is the need and objectives of land reforms? So the following are the objectives and need for land reforms. First of all is to stop the exploitation of tenants by landlords. Now who are these tenants? In an agricultural sector, in an agricultural land owned by a particular farmer of affluent class, there are many tenants. छोटे फार्मर्स होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं किराए पे, उन्हें बोलते हैं टेनेंट्स, उन्हें पैसा दिया जाता है। इसके अगर आप डेट बैक करें, मेडिवल टाइम से चलता आ रहा है जब फेडरलिज्म बहुत ज़्यादा होता था। इवन ये वेस्टर्न नेशंस में भी देखने को मिलता है, जैसे इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड तक में भी। टू और सेकंड जो इसका ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ टू रिडिस्ट्रीब्यूट ऑन द ओनरशिप ऑफ लैंड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स टू पीजेंट्स, कि लैंडलॉर्ड्स तक ही ना रहे ओनरशिप बल्कि वो पीजेंट तक भी पहुँचे, वरना इससे डिस्पैरिटी होती है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, जो कि कारण बनती है पॉवर्टी का भी, अनएम्प्लॉयमेंट का भी, और पूरी इकनॉमी पे एक बहुत बैड इफेक्ट डालती है। It is also to bring equality of status and opportunity to all sections of the rural population, as I told you earlier, and to enhance productivity of the land. इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल लैंड है। हमारा जो मेजर इकनॉमी है वो अग्रेरियन सेक्टर से आता है और हमेशा से आता रहा है, चाहे वो मुग़ल एरा की बात हो, जहाँ पे औरंगज़ेब का भी टाइम था, जहाँ पे ज़मींदारी हमने देखा जागीरदारी क्राइसिस होता है। ये सारे जितने भी क्राइसिस थे, किसी भी पॉलिटिकल किसी भी एम्पायर को खड़े होने के लिए पॉलिटिकल रूप से, हमेशा लैंड रिफॉर्म्स का, लैंड सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। इवन इट कैन बी डेटेड बैक टू दी चाणक्य फॉरेन पॉलिसी, जहाँ पे वो बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को एक्वायर करो जिससे कि एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नो दीज आर दी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लैंड रिफॉर्म्स. For the kings and emperors, land revenue was one of the major sources of revenue, as I told you earlier. Land was divided into जागीर, जागीर इसमें डिवाइडेड होती थी लैंड। ये काफ़ी प्रिमिटिव कंसेप्ट है जो कि मेडिवल एजेस में भी था। दीज जागिर्स वर अलॉटेड टू जागीरदार। अभी जो छोटी छोटी जागिर्स होती थी, जागिर्स वर बेसिकली डिवीजन ऑफ लैंड, इनके ऊपर होते थे जागीरदार। एंड दे फर्दर यूज टू स्प्लिट द लैंड एंड एलोकेट देम टू ज़मींदार, और ये हेरारकी ऊपर ज़मींदार तक जाती थी। एंड ज़मींदार्स यूज टू गिव दैट लैंड टू पीजेंट्स फॉर कल्टिवेशन एंड इन रिटर्न दे यूज टू कलेक्ट टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम देम, यानी कि वो उनसे टैक्स वसूलते थे, जो पीजेंट्स होते थे, जो छोटे फार्मर्स होते थे। एंड ड्यूरिंग द colonial era डिफरेंट सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वर इंट्रोड्यूस्ड विच विल बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। अब आपको समझना होगा कि दिल्ली सल्तनत के आने से पहले जो हमारा लैंड रिफॉर्म सिस्टम था वो इतना कोई प्रॉपरली मैकेनाइज नहीं था, प्रॉपरली ना ही उसके अंदर सब डिविजन्स थे, या वो क्वान्टिफाइबल भी नहीं था। जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और मोहम्मद गौरी आते हैं, उसके बाद से ही हम देखते हैं प्रॉपर सिस्टम जो है, प्रॉपर सब डिविजन ऑफ लैंड, वो देखने को मिलता है, जो कि धीरे धीरे मुग़ल एरा तक और बढ़ता है। स्टार्टिंग में तुगलक डायनेस्टी के अंदर जो टैक्स होता है, एग्रीकल्चरल टैक्स, वो हम देखते हैं कि बहुत हाई चला जाता है, इवन एज हाई एज 60-70%। लेकिन मुग़ल एम्पायर में, अकबर के रेन में, ये कम हो जाता है ऑलमोस्ट अराउंड 25-30%।
ये फ्लक्चुएट होता रहता है जैसे कोई किंग आता है, लेकिन ये कभी भी इतना हैवी नहीं होता जितना कि हम देखते हैं कॉलोनियल टाइम में ब्रिटिशर्स इसको इतना हाई कर देते हैं, इवन मोर देन 60-70%। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया आ रहा है एज फॉलोज। एक होता है ज़मींदारी सिस्टम जो कि 1793 में आया, रेवतवारी सिस्टम जो 1820 में आया, और उसके 13 साल बाद महलवाड़ी सिस्टम जो कि 1833 में आया। दिस वॉज द कंडीशन, और कुछ जगह पे आज भी ऐसा ही कंडीशन देखने को मिलता है ऑफ स्मॉल पीजेंट्स। हालांकि ये बहुत तरीके से इसको अबॉलिश करने की कोशिश करी गई है, एंड इट इज़ नॉट दैट प्रेवलेंट, बट स्टिल देयर आर ट्रेसेस वेयर यू कैन फाइंड दिस काइंड ऑफ कंडीशन ऑफ दी स्मॉल पीजेंट्स, जहाँ पे एक जो बड़ा ज़मींदार है वो टैक्स वसूलता है छोटे पीजेंट से। नाउ व्हाट इज ज़मींदारी सिस्टम और द परमानेंट सेटलमेंट? In 1793, through the Permanent Settlement Act, the zamindari system was planned by John Shore and introduced by Lord Cornwallis. So ये फैक्चुअल नॉलेज है, फैक्चुअल पॉइंट है जो कि कई बार स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हु was the Governor General who proposed this idea? The answer is Lord Cornwallis. Under the system, zamindars were recognized as owner of the land and they enjoyed rights to collect rent from peasants. यानी कि इनकी जो पावर शिफ्ट था वो ज़मींदार की ओर ज़्यादा था। ये आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इन्वर्टेड ट्रायंगल के रूप में, कि सबसे नीचे पीजेंट्स आएंगे, उसके ऊपर ज़मींदार्स, और सबसे ऊपर EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। The collected amount was divided into 11 parts, of which 10 by 11 part belong to the ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप देख सकते हैं कि कितना हैवी टैक्सेशन था, कितना ज़्यादा रेवेन्यू वो कलेक्ट कर रहे थे, एंड ओनली 1/11 यानी कि ज़िंदा रहने के लिए उन्होंने ज़मींदार को दिया, और ज़मींदार भी उसको इतना इंक्रीज़ कर देगा अपने शेयर को कि वो जो छोटे फार्मर्स हैं वो हेल्पलेस हो जाएंगे। यानी कि 1/11 ज़मींदार को मिला, और आप सोच सकते हैं कि ज़मींदार भी कितना कम हिस्सा पीजेंट्स को देगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर। जैसे हम देखते हैं आगे रिवोल्ट्स भी होती हैं जब हम फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं। This zamindari system existed in provinces of Bengal, Bihar, Odisha, Banaras, and parts of the central province and northern districts of the Madras Presidency. Now these are the images which will help you to remember this thing. अब ये जो आपने अभी इमेज देखी, it was the image of Sir Thomas Munro, who bought in 1820 the Ryotwari system, introduced the Ryotwari system, and this system had many features of the revenue system of Mughals. उन्होंने मुगल को कॉपी करने की कोशिश करी, उसको एक तरीके से सिमिलैरिटी के रूप में यूज़ करा, एंड हेयर द रेवेन्यू वाज डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द पीजेंट्स। उन्होंने ज़मींदार को हटाया, डायरेक्टली अपने आप उन्होंने जो रेवेन्यू था उसको कलेक्ट करना शुरू करा। इट वाज आल्सो कॉल्ड, जिन पीजेंट से वो खरीदते थे, दे वर कॉल्ड एज द रायाताज या रियोत, ठीक है। और अंडर द रियोतवारी सिस्टम रेट ऑफ रेवेन्यू इम्पोज्ड वाज 50% फॉर ड्राई लैंड्स एंड 60% फॉर इरीगेटेड लैंड्स। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही प्रिमिटिव कंसेप्ट है कि 50% हम ड्राई लैंड से लेंगे और 60% इरीगेटेड लैंड से लेंगे। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक राशनिंग वाला कंसेप्ट। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन मद्रास, बॉम्बे, सम पार्ट्स ऑफ असम एंड कॉर्ग प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। नाउ हु इज दिस गाय? ही इज़ लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने महलवाड़ी सिस्टम 1823 में इंट्रोड्यूस करा। आई एम सॉरी 1833 होगा यहाँ पे। एंड अंडर द महलवाड़ी सिस्टम लैंड वाज डिवाइडेड इनटू महल्स एंड द लैंडलॉर्ड्स एंड विलेज कम्युनिटीज वर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे हमें दोनों की ही जॉइंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती फॉर द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। वन और मोर विलेजेस कंप्राइज्ड ईच महल, महल बोलिए या महल बोल सकते हैं, इंग्लिश में महल बोलेंगे, वैसे महल था। Ownership rights on land was vested with the peasant. However, revenue was collected by the village community, and all land of the villages, along with forest land as well as pastures, were included for the purpose of collection of revenue. इस मॉडल को पिछले दो जो मॉडल्स हैं जो पहले गए उनसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बिकॉज इसके अंदर दोनों के ही कॉम्बिनेशन का यूज़ हुआ। पार्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस में आपका मध्य प्रदेश का रीजन आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में आपका थोड़ा उत्तर प्रदेश का, दिल्ली साइड का, हरियाणा साइड का पोर्शन आएगा, एंड आगरा, पंजाब एंड द गैंगेटिक वैली यानी कि आपका ईस्टर्न साइड का जो यूपी और बिहार वाला हिस्सा है, बट द एरियाज वेयर इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ 1859, also known as the Bengal Rent Act.
इट वाज द फर्स्ट टेनेंसी एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिश इंडिया में पहला टेनेंसी एक्ट, छोटे फार्मर्स जो टेनेंट्स के रूप में काम करते थे उनके लिए पहला एक्ट आया। इट वाज इनेक्टेड टू रिड्यूस द इमर्जिंग लैंड डिस्प्यूट्स बिटवीन जमींदार्स एंड रयात। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो रयात थे, कुछ जगह पे रयात का कंसेप्ट था, कुछ जगह पे ज़मींदार का, और उनके बीच में डिस्प्यूट होना जाहिर सी बात ही हुई, क्योंकि जो रयात थे उनके पास भी ऑलमोस्ट सेम पावर स्ट्रक्चर था एंड ज़मींदार्स और ऑल्सो इन द सेम कैटेगरी। और अगर सेम पावर किसी जगह पे होंगी तो डिस्प्यूट होना लाजमी है। दिस एक्ट कंसिस्टेड ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंटरेस्ट्स इन लैंड एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट वर, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ब्रिटिशर्स दो दे वर colonial पावर बट दे ऑल्सो प्रोवाइडेड दिस एक्ट टू प्रोटेक्ट एंड गिव प्रिविलेजेस टू दी टेनेंट्स विद ऑक्यूपेंसी राइट। तो हमें यहाँ पहले ऑक्यूपेंसी राइट का कंसेप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। इट ऑल्सो हैड द प्रोविजंस टू रिस्ट्रिक्ट द पावर्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स टू इंक्रीज रेंट। जी हाँ, अब हमारे पास ये तो बात रही ब्रिटिश इंडिया की। छोटे मूवमेंट्स जो थे और काफ़ी बड़े मूवमेंट्स भी हो रहे थे नेशनल स्ट्रगल के टाइम पे, इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे, और इनमें से काफ़ी जो फार्मर मूवमेंट थे उनमें से कुछ पार्ट है जैसे तेभागा मूवमेंट, भूदान, ग्रामदान मूवमेंट्स, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तेभागा मूवमेंट, दिस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1946 टू 47। ये ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे लॉन्च किया गया बाय द शेयर क्रॉपर्स ऑफ बंगाल। आप देखेंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे बंगाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा लैंड रिफॉर्म्स को शेप अप करने वाले मूवमेंट्स उभर के आए। इट वॉज अगेंस्ट द ऑपरेसिव जोटेदार्स। अब जोटेदार्स कौन थे? जोटदार या जोटेदार्स वर रिच पीजेंट्स हु कंट्रोल्ड ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। इनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड के ट्रैक्ट होते थे रूरल एरियाज़ में, और ये छोटे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट करते थे। दे इवन कंट्रोल दी लोकल मार्केट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि होर्डिंग करते हैं, आज के ज़माने में भी होर्डिंग, अभी तो ECA एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की वजह से ये अभी रुका हुआ था, जो कि अब चेंज हो चुका है, लेकिन उस टाइम में भी लोकल मार्केट को डोमिनेट करने की प्रथा जो थी वो जोटेदारों के द्वारा निभाई जाती थी, एंड मनी लैंडिंग एक्टिविटीज़ वाज आल्सो बीन डन बाय दी जोटेदार्स। तो इनका फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था। इन दिस मूवमेंट शेयर क्रॉपर्स वर एनकरेज्ड। जो शेयर क्रॉपर्स थे उनको एनकरेज करा गया बाय ऑल इंडिया किसान सभा। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया किसान सभा जो है इट इज़ अ पीजेंट विंग ऑफ द CPI, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सो ये कहीं ना कहीं आ सकता है, एक फैक्चुअल डिटेल है। द डिमांड ऑफ द तेभागा शेयरिंग बाय थर्ड्स मूवमेंट वाज टू रिड्यूस द लैंडलॉर्ड शेयर टू 1/3, यानी कि 1/3 पे उसका जो लैंडलॉर्ड्स हैं बड़े बड़े, उनका शेयर 1/3 कर दिया जाए, 33% करा जाए, और बाकी का जो रेस्ट है वो शेयर क्रॉपर्स में बांटा जाए और जो गरीब फार्मर्स हैं उनमें बांटा जाए। उसके बाद हम देखते हैं भूदान मूवमेंट। इस भूदान मूवमेंट को जैसे आप नाम से ही इसको समझ सकते हैं, भू मतलब भूमि, भूमि मतलब लैंड, और दान मतलब इट इज़ अ गिफ्ट, ऑलमोस्ट लाइक अ डॉन, एक चैरिटी वाला गिफ्ट। तो इसको लैंड गिफ्ट मूवमेंट भी बोला जाता है। एज द कंडीशन ऑफ लैंडलेस पीजेंट्स वाज नॉट इम्प्रूविंग, आचार्य विनोबा भावे लॉन्च्ड भूदान मूवमेंट इन 1951 विच एम टू गिफ्ट 1 एकड़ ऑफ लैंड टू ईच लैंडलेस पीजेंट, यानी कि जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको 1 एकड़ की ज़मीन दी जाएगी। अब आपको समझ में आना चाहिए कि जो लैंड है वो कोई कॉमोडिटी नहीं जिसको बार बार प्रोड्यूस कर सकें, वो लिमिटेड है, और उसके लिमिटेड होने की वजह से ही ये जो मूवमेंट है ये 3.75 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड ही दे पाया, बाकी हम नहीं दे पाए, और 50 मिलियन पीसेंट जो कि लैंडलेस थे उनको देना था। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी थी, और इसी की बदौलत ये जो मूवमेंट था ये धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया। लेकिन इसका एक नया रूप हमें देखने को मिलता है ग्रामदान मूवमेंट के रूप में। इट वॉज स्टार्टेड इन 1952 एंड लेड अगेन बाय आचार्य विनोबा भावे। It was different from the Bhudan movement in the sense that here the received land became the property of a village association, यानी कि जो लैंड अब दिया जा रहा था वो पूरी विलेज एसोसिएशन को दिया जा रहा था rather than एक केवल पर्टिकुलर इंडिविजुअल पीसेंट को। Now there are land reform measures post independence. The land reform measures are as follows. जो इंटरमीडियरीज हैं उनको अबॉलिशन करना, टेनेंसी रिफॉर्म्स लाना, रीऑर्गेनाइजेशन करना एग्रीकल्चर का, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना हो, HYV सीड्स यूज़ करना हो, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हो। अब इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट्स आती हैं। इसमें देयर आर 3 to 4 एक्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट। अब इस वाले एक्ट में अगर हम देखें, इट वॉज इनेक्टेड इन 2013 एंड केम इन टू फोर्स इन 2014। इससे पहले ये जो लैंड एक्विजिशन का जो एरिया था इट वाज बीइंग गवर्नड बाय द लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894, जो कि बहुत पुराना हो चुका था। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो फार्मर्स हैं उनका वेलफेयर हो और उनको हम रैशनल कंपनसेशन दे पाएँ।
देखिए, अगर जो छोटे फार्मर हैं, उन छोटे फार्मर्स में भी बहुत सारी क्लासेस में बटा हुआ है। कुछ ऐसे फार्मर हैं जो बीपीएल हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, और कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जो कि पुअर हैं लेकिन इतने नहीं कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो। तो अगर आप सभी को 100 रुपीज़ बांटेंगे, सभी को 100 रुपीज़ अगर आप डिसिपेट करेंगे एज ए इकोनॉमिकल टूल, दैट वुड नॉट सफाइज फॉर द सिंपल फैक्ट किसी की नीड कुछ और किसी की नीड कुछ। तो यहाँ पे रैशनल कंपनसेशन का जो प्रावधान है, द कंसेप्ट ऑफ रैशनल कंपनसेशन इज यूज देयर। This act aimed for strategic and effective development of land along with its proper utilization, and for strategic and defense purposes, including the central forces and state police forces, or for any work related to national security, government can acquire land for safeguarding the public purpose. तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट ऑफ 2016। इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ टी हाके कमेटी। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बाय टी हैक कमेटी के रिकमेंडेशन पे कौन सी इनमें से एक्ट बनी। तो आंसर है मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट 2016। It serves as a guide for the states and the union territories to draft their own piece of leasing legislation on the basis of model law, keeping in view the local requirements। तो अभी समझ सकते हैं कि इट इज़ मोर ऑफ अ बॉटम टू टॉप अप्रोच, कि जो बॉटम लेवल पे जो एक्चुअल रियलिटी के अंदर है वहाँ से जो मॉडल लॉ है वो बने, लेजिस्लेशन हो, जिससे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसमें अपनी भूमिका ज़्यादा ना निभाए, बल्कि नीचे से यानी कि बॉटम टू टॉप अप्रोच को फॉलो किया जाए। After the model law was released by Niti Aayog, Madhya Pradesh has enacted separate land leasing law and Uttar Pradesh and Uttarakhand have modified their existing land leasing laws। तो आप देख सकते हैं कि हर स्टेट अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको शेप कर रहा है। Some states including Odisha, Andhra Pradesh and Telangana are working towards formulating their respective legislations। आप देखेंगे कि इनमें करंट अफेयर्स में भी आंध्र प्रदेश और स्पेशली ओडिशा के अंदर जो भी चेंजेस आते रहते हैं वो हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर दिखते रहते हैं। नाउ वी हैव द नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इट इज़ फॉर द डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। लैंड रिकॉर्ड एक ऐसा मसला है जो कि इंडिया में बहुत डिस्प्यूट का कारण बना रहता है, क्योंकि कहीं भी प्रॉपर डिमार्केशन नहीं होती है। कहीं पे प्रॉपर डिमार्केशन होती है तो हम देखते हैं कि कोई बल का प्रयोग करके अपनी बाउंड्री को आगे एक्सीड कर देता है। कई बार ये जो बाउंड्री है ये ऐसी जगह पे बनी होती है जहाँ डिस्प्यूटेड रीजन्स होते हैं, मे बी फॉर टेम्पल्स और मॉस्क। तो एक डिजिटाइजेशन चाहिए लैंड रिकॉर्ड्स को रखने के लिए। दैट इज़ द रीज़न दैट सक्सेसिव 5 year plans emphasized on proper maintenance of land records and the basis for good administration। It also aimed at social justice through better implementation of rural development programs। अभी हम 7th 5 year प्लान के अंदर ये बात है, एक स्टेटमेंट है विच यू कैन अंडरस्टैंड दैट लैंड रिफॉर्म्स फ्रॉम द बेस फॉर ऑल लैंड रिफॉर्म मेजर्स एंड देयर फॉर रेगुलर पीरियोडिक अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इज एसेंशियल इन ऑल स्टेट्स। दिस विल नेसेसरीली have to include a scientific survey of unmeasured land and recording of rights of the tenants, sharecroppers which have remained unrecorded till now। अब देखिए जो बड़े लोग हैं वो अपनी लैंड रिकॉर्ड्स को रख सकते हैं, लेकिन जो छोटे फार्मर है वो नहीं रख पाते, जो टेनेंट्स हैं वो नहीं रख पाते। इसलिए हमारा साइबर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, कंप्यूटर को यूज़ करना, डिजिटाइजेशन का यूज़ करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि 7th 5 year प्लान में कही गई। नाउ वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसको कि हम DIRMP के नाम से भी जानते हैं, जो कि 2008 में आई थी। और इसके अंदर दो स्कीम्स को मर्ज कर दिया गया था, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स CLR एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। It seeks to improve the quality and accessibility of land records in the country or move towards guaranteed titles। इससे हुआ ये कि जो लैंड रिकॉर्ड सिस्टम थे वो सेंट्रलाइज हमने करे। हमने जो बहुत सारी स्टेट्स में डबलिंग या डुप्लीकेशन हो रही थी लैंड रिकॉर्ड्स की, उसको सेंट्रलाइज्ड वे में हमने करा और डुप्लीकेशन को रोका। अब अगर एक इंसान ने अपनी जो लैंड रिकॉर्ड है उसको 3 बार रिकॉर्डिंग के लिए भेजा हुआ है तो वो सिंगल बार काउंट होगी। NIC or the National Informative Center is responsible for the installation and maintenance of hardware and the software as well, training to officials and technical support। अब इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं? The major components are as follows: computerization of all land records including any change or transfer, digitization of maps, इसमें maps का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, and integration of textual and spatial data
इसमें आपका जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि GIS का भी इस्तेमाल होगा। ये साइंस एंड टेक का एक पॉइंट बनता है कि सैटेलाइट्स का भी यूज़ होगा। कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इट्स इंटीग्रेशन विद द लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस सिस्टम, सर्वे और रीसर्वे एंड अपडेशन ऑफ ऑल सर्वे एंड सेटलमेंट रिकॉर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स है जो पहले आई थी, फॉर्मर गवर्नमेंट्स जो हैं या प्रेजेंट गवर्नमेंट भी, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट तो करी है, लेकिन डुप्लीकेशन की वजह से वो एफर्ट जो है वो वेस्ट हो जाती है, सफाइस नहीं कर पाती कम्प्लीटली, और उसकी डुप्लीकेशन को रोकने के लिए ही ये सिस्टम लाया गया। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।